गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि भाई प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद अपना वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं और बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इन सभी के बारे में नॉलेज लिया। उसके बाद अपन ने भाजकता के नियम पढ़े। नेक्स्ट में वीडियो में अपन ने उसके एग्जाम्पल पढ़े। अब नंबर सिस्टम में कुछ वर्ड अपने क्वेश्चंस में आते हैं, उन वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यदि वो वर्ड्स नहीं समझ पाएंगे तो उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला वर्ड देखो, कहीं बहुत सी जगह आपको कई क्वेश्चनों में ये मिलेगा, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कोरेस्पॉन्डिंग नंबर्स बोलते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आए। जैसे मैं कहूँ कि आप नंबर्स के अंदर चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलते हैं, तो ये कंटिन्यू चल रहे हैं बिल्कुल, इनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। मैं कहूँ कि क्रमागत दो संख्याएं, तो क्रमागत दो संख्या में कोई सी भी ले सकता हूँ, ये भी क्रमागत दो संख्या हो सकती है, या 3 4 भी हो सकती है, या 4 5 भी हो सकती है, यानी जो कंटिन्यू आए वही क्रमागत है। क्रमागत तीन संख्याएं, तो 3 के अंदर 1 2 3 भी हो सकते हैं, या 2 3 4 भी हो सकते हैं, या 3 4 5 भी हो सकते हैं, या आगे भी हो सकते हैं। तो क्रमागत संख्याओं में संख्या फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो संख्या अपने को ज्ञात करवाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो क्रमागत संख्या होती है देखो, उसमें कितने का डिफरेंस होता है। जैसे इन दोनों में कितने का अंतर है भाई, 1 और 2 में क्या है, 1 से 2 प्राप्त करना हो तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो हमेशा इसमें कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। कोई भी क्रमागत संख्या ले लो, जैसे 3 और 4 में 1 का अंतर होगा, मतलब 4 3 से 1 बड़ी होगी। तो एक क्रमागत संख्या से अगली क्रमागत संख्या में जाना हो तो हमेशा 1 जोड़ देते हैं अपन। जैसे 3 से 4 में जाना हो तो 3 में 1 जोड़ दो, या 4 से 5 में जाना हो तो 4 में 1 जोड़ दो, 10 से 11 में जाना हो तो भी 1 जोड़ दो। तो एक संख्या अपन अक्स मानते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, और अगली संख्या में जाना हो तो फिर 1 जोड़ देंगे, फिर उससे अगली में जाना हो तो फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे 2 से 3 में जाना हो तो 2 में 1 जोड़ दिया, 3 आ गए, फिर 3 से 4 में जाना हो तो 3 में 1 और जोड़ दिया तो 4 आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन पहली क्रमागत संख्या को, जो पहली क्रमागत संख्या है, पहली संख्या को हम अक्स मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होता है क्वेश्चन में, हमें ज्ञात करवाता है क्रमागत संख्याएं। फिर अगली जो होगी दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, कि अपने को पता है कि पहली अक्स है तो अगली क्या हो जाएगी, कि अक्स में 1 जोड़ते ही अगली प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो पहली 2 है तो 2 में 1 जोड़ते ही 3 आ जाएगा। फिर उससे अगली चाहिए हो, मान लो तीसरी चाहिए हो, तीसरी क्रमागत संख्या चाहिए हो, तो क्या कर देंगे, दूसरी में जोड़ देंगे, ये x प्लस 1 में फिर 1 जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। या पहली में 2 जोड़ देना, पहली से दूसरी में जाना हो तो 1 जोड़ दो, पहली से तीसरी में जाना हो तो 2 जोड़ दो, पहली से चौथी में जाना हो तो 3 जोड़ दो। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन क्रमागत संख्या के आएंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल है, पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग। देखो क्रमागत संख्या आ गई और 3 की बात कर रहा है, उनका योग दिया गया है, कितना है पता नहीं है। तो पहली और तीसरी संख्याओं में क्या अंतर होगा, तो पहली और तीसरी संख्या में अंतर बताना भाई। पहली संख्या जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लू, मान लो, तो योग दिया गया कितना है वो नहीं है। अब अगला तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि पहली और तीसरी में क्या अंतर है, तो पहली और तीसरी में क्या अंतर होगा भाई, कन्फर्म है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 जोड़ते हैं, तो इसमें तो 2 का ही अंतर होगा बिल्कुल। तो सीधा सीधा तरीका है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है कि पहली और तीसरी में तो 2 का अंतर होगा। 4 होती तो पहली और चौथी में कितने का होता, 3 का अंतर होगा। तो ये तो सीधा सीधा है। वैसे करोगे तो ये x हो गया, अगला x प्लस 1 हो जाएगा, अगला x प्लस 2 हो जाएगा। तो पहली और तीसरी में कितने का अंतर होगा, तो अंतर का मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, तो x प्लस 2 में क्या घटा देंगे, x से x कट गया तो 2 का अंतर ही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रमागत सम और विषम संख्या। तो क्रमागत सम की बात करूं मैं तो सम कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 इस प्रकार से चलती है।
तो क्रमागत का मतलब कंटिन्यूस सम आ रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो इस प्रकार से क्रमागत सम संख्या लानी हो तो जैसे पहले को मैं x मानूंगा तो दूसरे तक पहुंचने के लिए आपको 2 जोड़ने पड़ेंगे। क्रमागत संख्या में तो पहुंचने के लिए 1 जोड़ते हैं, क्रमागत सम संख्या में पहुंचने के लिए पहली x है तो दूसरी क्या मानेंगे अपन x प्लस 2, 2 जोड़ने पड़ेंगे। फिर अगली में जानी हो तो फिर 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसी प्रकार विषम की बात करूं, मैं क्रमागत विषम संख्या की बात करूं तो जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से चलेंगे। तो इसमें भी वही बात है, पहली विषम से अगली विषम में जानी हो तो 2 जोड़ना पड़ेगा, इससे अगले में जाना हो तो फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो सेम यही मेथड आ जाएगा कि पहली विषम संख्या को भी मैं x मानूंगा तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, उससे अगली में पहुंचना हो तो x प्लस 4 हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, देखो एग्जाम्पल है 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग। देखो क्रमिक और सम संख्या 2 बातें आ गई और कितनी 5 संख्याएं बढ़ानी है अपने को। तो क्रमिक सम संख्या आते ही दिमाग में रखना कि पहली संख्या x मानेंगे तो अगली क्या होगी, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। उनका योग दे रखा है 170, उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या एक तो बड़ी बड़ी होगी, उससे जो छोटी होगी वो कहलाती है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या और जो छोटी छोटी होगी वो सबसे छोटी संख्या के वर्ग का योग कितना होगा। छोटी संख्या का वर्ग करना है और फिर जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उनको दोनों को जोड़ना है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखो अपने सबसे पहले क्या करना है, 5 क्रमिक संख्या, तो मैं पहली मान लेता हूं, फर्स्ट मैंने मान ली क्रमिक संख्या x, तो फर्स्ट x मान ली तो सेकंड क्या होगी बेटा, बिल्कुल 2 जोड़ देंगे x प्लस 2 हो जाएगी। थर्ड वाली क्या हो जाएगी बेटा, फिर 2 जोड़ देंगे यानी x प्लस 4 हो जाएगी। फिर फोर्थ वाली क्या हो जाएगी, चौथी हो जाएगी वो x प्लस, फिर 2 जोड़ देना। और पांचवी कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ वाली कौन सी होगी बेटा, फिर 2 जोड़ देंगे x प्लस 8 हो जाएगी। ये 5 क्रमिक सम संख्या आ गई। सम संख्या है इसलिए 2 जोड़ा है, सम ना आकर 5 क्रमिक संख्या ही आती तो एक ही जोड़ते केवल। अब इन सब का योग 170 है, इनका जो योग दिया हुआ है सबका वो है 170। योग कितना दिया हुआ है बेटा, 170। योग 170 है तो योग यानी इन सबको जोड़ दूं मैं कि x को प्लस x प्लस 2 को प्लस x प्लस 4 को प्लस x प्लस 6 को प्लस x प्लस 8 को, इन सब का योग हो गया वो 170 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से पहले x का मान निकालेंगे। देखो x जुड़ जाएंगे, 1x फिर 2x 3x 4x 5x, x तो जुड़ गए कितने हो गए, 5x हो गए। और ये जो संख्या जुड़ गई 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 ये हो गए बराबर 170 है आपके पास। अब देखो x का मान निकालना है तो 20 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का उधर जाके कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर देखना बेटा ये 5x है बराबर 170 और ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो गया। तो 5x बराबर कितना आ गया, इसको घटा देंगे तो 150। अब x बराबर ये इंटू में इधर भाग लग जाएगा, 150 बटे वे 5 कितना आ गया, 5 3 15 30 आ गया x का मान। अब क्या करना है, x का मान इन सब में रखते ही सारी संख्या आ जाएगी आपके पास। देखो जैसे पहली संख्या तो x का मान 30 होगी, दूसरी क्या हो जाएगी अगली 32 फिर 34 फिर 36 फिर 38, ये 5 क्रमागत सम संख्या आ गई आपके पास। अब बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या ये बड़ी है तो दूसरी बड़ी संख्या ये है, समझ में आ गई बात। तो एक तो 36 को लेना है और सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या क्या है 30, और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कर दो का योग, इन दोनों को जोड़ दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 36 प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 30 को 30 से गुणा कर देंगे 900 और जोड़ेंगे तो 936 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है।
एक देखो बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन में आएगा, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या। जैसे एक अंक की बात करें, एक अंक में छोटी से छोटी क्या होता है, एक अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बेटा, 0 होगी। और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9। फिर 2 अंक की बात करूं तो 2 अंक की स्टार्ट होती है 10 से और एंड कहाँ होती है 99 पे, तो छोटी से छोटी 10 होती है, बड़ी से बड़ी 99 होती है। फिर 3 अंक की बात करूं, 3 अंक की स्टार्ट होती है 100 से और एंड कहाँ होती है 3 अंक की 999 से। तो इस प्रकार छोटी से छोटी संख्या बनानी हो आपको, तो जैसे मैं कहूँ कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक का मतलब होगा कि 1 के आप 4 जीरो लगा दो, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी, और ये 2 अंकों की छोटी से छोटी, और 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 0 न लेकर आप 1 लेंगे बेटा, एक छोटी से छोटी संख्या होगी, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको n अंकों की पूछे, 5 अंकों की पूछे, तो 1 के 0 लगाने, कुल मिला के वो 5 होने चाहिए। मैं कहूँ कि 7 अंकों की छोटी से छोटी, तो 1 लिखकर 7 है तो 6 ही 0 लगा दो, 1 कम, 2 2 4 2 6, ये 7 अंक हो गए, 2 2 4 2 6, 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी पूछे, 1 अंक की 9 हो गई, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, यानी 9 उतनी बार लिख दो। मैं कहूँ कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 को 5 बार लिख दो आप, 5 बार लिखते ही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त। तो छोटी से छोटी बात करें तो 1 के आपको उतने ही 0 लगाने हैं, यानी 1 और 0 मिलकर टोटल उतने ही अंक बन जाने चाहिए n। और बड़ी से बड़ी की बात करें तो क्या करना है आपको, उतनी बार 9 लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूं इसका, अगला एग्जाम्पल जैसे देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के बीच का क्या अंतर है। तो आपको क्या करना है, 5 अंकों की तो बड़ी से बड़ी लेनी है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, और अंतर का मतलब उसका घटा देना है, डिफरेंस कर देना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो गया, तो बड़ी से बड़ी आते क्या करेंगे कि 9 को 5 बार लिख दो, ये तो बड़ी से बड़ी हो गई। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है बेटा, 6 अंकों की क्या हो जाएगी 1, और 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। अब इसका अंतर, तो आपको पता है 6 अंकों वाली बड़ी होगी, 5 अंकों वाली छोटी होगी, तो अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 में से 9 गए तो 1, इधर 10 में सॉरी 9 बच गए, 9 में से 9 गया तो 0, इधर क्या बच गया, यहाँ भी 9, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, लास्ट आएंगे, तो ये 1 आ जाएगा अपना आंसर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखो बेटा, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कौन सी होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी आती है, 9 दिमाग में आना चाहिए, 9 को 4 बार लिख दे, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब 15 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप कि 15 का भाग दे दो, क्या दे दो 15 का भाग, क्योंकि लास्ट में देखना है कि भाई 9,999 तो 15 से विभाजित है नहीं, तो इससे जस्ट पहले कौन सी होगी, या इसमें दिमाग ये लगा लो कि 15 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, वो भी याद आना चाहिए। एक बार तो ये बताता हूं मैं कि 15 से भाग दोगे तो देखो 15 6 90, 9 बच गया आपका, फिर 99, 15 6 90, फिर 9 बच गया, फिर 9 उतार लेंगे तो 99, 15 6 90, फिर 9 बच गया, यानी लास्ट में शेषफल 9 बच रहा है। यानी ये कहते हैं कि इस मूल संख्या में से मैं 9 कम कर दूंगा तो ये शेषफल नहीं बचेगा, और ये नहीं बचेगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मतलब इस शेषफल को इसमें से कम कर दो, 9,999 में से 9 को कम कर देंगे तो 9,990 अपनी संख्या आ जाएगी, जो
4 अंक की बड़ी से बड़ी 15 से विभाजित होगी। और एक तरीका ये भी है कि भाई 9,999 है आपके पास, 9,999, तो 15 से विभाजित कब होगी? जैसे 15 के गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? 5 × 3, जो 5 और 3 से विभाजित होगी वो 15 से भी होगी। तो 5 का नियम तो क्या होता था कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इससे पहले, क्योंकि आगे बढ़ते ही तो फिर 4 अंक की जगह 5 अंक बढ़ जाएंगे, तो पीछे ही चलेंगे। तो इससे पहले जो बनेगी वो एक तो 5 वाली बनेगी 95, जो 5 से विभाजित होगी, लेकिन वो 3 से भी होनी चाहिए। तो 3 से देखो 9, 9, 18, 9, 30, 27 और 5 32। 32 क्या 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगी। फिर इससे पीछे चलेंगे तो 9,990, ये 5 से विभाजित होगा और 3 से भी होगा। 9, 9, 18, 9, 30, 27। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या, और 4 अंक की बात आ गई। क्या है? जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से, इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त गुणनफल 3 से विभाजित होता है। और उस संख्या में मैं 10 जोड़ दूं तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए बेटा। तो बेटा देखो, मैं अब आपको ऑप्शन से सोल्व करना बताता हूँ। तो ऑप्शन से सोल्व कैसे करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या मैंने ढूंढ ली, सबसे पहले 9,996 इन सब में से बड़ी है और 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले देख लो कि 7 से विभाजित है क्या ये। तो 7 से विभाजित होने का रूल क्या होता था कि पहले इकाई के अंक का डबल करके शेष संख्या में घटाते थे। तो शेष, जैसे इकाई का अंक 6, शेष संख्या 999 है, 999 6 का दुगुना 12 घटाएंगे तो कितना आ गया? ये 7 बच गया, ये 8 और ये 9, अभी भी पता नहीं चल रहा है। फिर इसका 98, ये 7 का दुगुना 14 घटा दो बेटा, तो ये बच गया 4 और ये बच गया 8, और अभी भी देख लो 4, यानी 8 में से घटा दो, दुगुना 8, 0, यानी बिल्कुल 7 से तो विभाजित है, ये बिल्कुल सही है, 7 से विभाजित है। अब दूसरी कंडीशन और लग जाए तो अपना आंसर ये हो सकता है कि 10 जोड़ दे इसमें तो 3 से विभाजित हो जाए। तो 10 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? देखो 9, 9, 10 जोड़ते कितना हो गया ये बेटा? 10 जोड़ते ये बढ़ गया कितना? इसमें मैं 10 जोड़ दूं तो कितना बढ़ गया? 6, फिर ये 0, फिर ये 0 और फिर ये 10, 10,006 बन गया। तो क्या अब ये 3 से विभाजित है? 3 का नियम होता है कि अंकों का योग देखो, 6 और 1 7 बन रहा है, 7 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये अपना आंसर नहीं है। फिर इससे छोटे वाली संख्या और ढूंढो, कौन सी है बेटा? ये उससे छोटी नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी से बड़ी पे ध्यान देना, तो बड़ी की तरफ से चलना है अपने को। तो बड़ी से देखेंगे तो देखो ये 7 से विभाजित, देखो पहले तो 7 से विभाजित 998, ये 9 का दुगुना 18, तो कितना हो गया बेटा? 0, 8, 9, 980, और फिर 0 का तो डबल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें देख लो 7 का भाग जाता है क्या? तो 7 एकम 7, 2 बच गए 8, 728, बिल्कुल जा रहा है बेटा पूरा पूरा। तो ये भी 7 से विभाजित है। अब 10 जोड़ने पर 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 10 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? इसमें 10 जोड़ दो आप, तो कितना हो गया बेटा? 9, 8 और 1 9, 9, 9, ये 3 से विभाजित है क्या बेटा? बिल्कुल है। तो अपना आंसर ये दोनों कंडीशन हो रहा है कि ये 7 से भी विभाजित है और बड़े से बड़ा भी है, इनमें से ये बड़ा था वो तो हो नहीं रहा, ये बड़ा भी है, और 10 जोड़ने से 3 से विभाजित भी हो रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ बेटा, देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो अब आगे कहीं कहीं बीच बीच में काम में आती रहेगी अपने आगे वीडियोस में। जैसे प्राकृत संख्या जानते हो सभी, और प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से एक, योग यानी जोड़ते जाओ, 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार से n तक बात कर रहा हूँ, n पद हो गए टोटल। इसका फॉर्मूला ये होता है n(n+1/2)। अब ये फॉर्मूला, जैसे मैं कहूं कि भाई 1 से प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, प्रथम 5 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 5 तक का योगफल, तो 1 से 5 में n यानी पदों की संख्या होती है, तो पद 1 से 5 में 5 होंगे। मैं कहूंगी
प्रथम 50 पदों का योगफल, तो 1 से 50 तक n 50 पद हो गए, तो यानी जितने तक का पूछे वही n हो जाएगा आपका। तो 1 से 5 तक में n कितना हो गया, 5 हो गया, तो मैं इस फॉर्मूले में 5 रखते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। देखना, तो n की जगह 5 रखूंगा, तो 5 ब्रैकेट n की जगह 5 + 1/2, तो देखो 5 का तो 5 रहेगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर इंटू होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये 2 से कट जाएगा बेटा, और ये 5 को 3 से गुणा किया तो 15। अब नॉर्मली आप जोड़ोगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ के देखो 15 याद आएगा। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो अब जैसे 1 से 5 तक तो जोड़ने में टाइम नहीं लगा, मैं कहूं कि प्रथम 50 पदों का योगफल निकालो, तो प्रथम 50 पदों का योगफल निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला अपना फटाफट काम कर देगा। तो 1 से 50 तक का योगफल करोगे आप तो जोड़ने में काफी टाइम लगेगा। अब इसमें n बराबर कितने हो जाएंगे, 50 पद हो जाएंगे बेटा, तो रख दो 50 ब्रैकेट 50 + 1/2, सीधा सीधा तरीका याद रखना कि 50 है तो इंटू में क्या होना आएगा, एक ज्यादा वाला आएगा हमेशा, इंटू 2, 2 से काट दो ये 25, अब 25 से गुणा कर दो, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 इसका योगफल आ जाएगा। अब ऐसे एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है प्रथम n समप्राकर संख्याओं का योगफल। पहले प्राकर संख्या थी, अब समप्राकर संख्या। समप्राकर संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 + 4 प्रथम यानी स्टार्टिंग वाली 6, इस प्रकार से n पद आ जाए तो इनका योगफल का फॉर्मूला ये होगा बेटा n + 1। जैसे मैं कहूं कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल, तो 10 का मतलब हो गया कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं कितनी होगी, जैसे 2 हो गई, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 10 तक तो देखो 5 ही हुई है, फिर ऐसे 20 तक जाएगी, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो एक तो इनको जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और इसमें डायरेक्ट रख दोगे ना आप कि भाई 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल वो भी प्रथम लगा हुआ आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 10 यानी n बराबर 10 हो जाएगी संख्या, और इसमें रख दोगे तो आप ये n का मान तो 10 रख देना, और 10 + 1 हो जाएगा 11, यानी ये बटे हुए 2 हट जाएगा इसमें बस, तो 10 × 11 कितना हो जाएगा बेटा 110, और आप इनको जोड़ के देखोगे तब भी 110 ही प्राप्त होगा। तो केवल प्रथम समप्राकृत संख्या है n यानी n कितना भी हो सकता है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या या प्रथम 20 समप्राकृत संख्या, तो इसमें n का मान मैं उतना ही रख दूंगा। आगे देखो बेटा प्रथम n विषमप्राकृत संख्याओं का योग। विषमप्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्रथम 1 से 1 + 3 + 5 + 7, इस प्रकार से n पद बता रहा है ये टोटल, तो इसका योगफल का फॉर्मूला होता है n²। जैसे मैं कहूं कि प्रथम 12 विषमप्राकृत संख्याओं का योग, तो 12 कौन कौन की होगी, 1, 3, 5, ऐसे 12 पद ले लो और उनको जोड़ के देखो, और डायरेक्ट करो तो n का मान बस 12 रख दो, n बराबर 12 रख दूंगा, तो ये 12 का स्क्वायर यहाँ पर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 12 × 12 कितना होता है 144, आंसर आ जाएगा। तो प्रथम सारी प्राकृत संख्याएं लेंगे तब तो n + 1/2, केवल सम संख्या लेंगे तो n + 1, और विषम संख्या लेंगे तो n², लेकिन ये हमेशा प्रथम यानी शुरुआत से होगी, बीच में से नहीं होगी, ध्यान रख लेना। अब कई बार क्या पूछता है आपको, बीच में से पूछ लेता है, बीच में से कैसे, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये बताओ मेरे को 10 से लेकर मेरे को ज्ञात करना है 50 तक का योगफल, 10 से स्टार्ट होकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो अब अपना फॉर्मूला था वो तो 1 से 50 तक का निकालने का था, 1 से लेकर 50 तक का तो मैं फटाफट निकाल सकता हूं कि n का मान इसमें क्या रख दूंगा, 50 रख दूंगा। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें ये पीछे वाली रह गई 1 से 9, वो उठानी पड़ेगी पीछे वाली। तो आपको इसमें 2 भागों में करना है कि पहले 1 से 50 तक का योगफल निकाल लेना है, लेकिन उसमें से फिर घटा देना क्या है, 1 से 9 तक का योगफल घटा देंगे, तो 1 से 9 तक का योगफल घट जाएगा, तो 10 से 50 तक का बच जाएगा नहीं। ऐसे बीच में पूछे तो पहले तो टोटल 50 तक का निकाल लिया करो, और फिर इससे पीछे 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 तक की घटा देना, या 20 से स्टार्ट हो रहा है तो 19 तक की घटा देना, वो घटा देंगे।
तो एक बार तो n का मान क्या रख दूंगा मैं भाई, 1 से 50 तक का निकालूंगा तो n का मान 50 रखूंगा। एक बार तो 50 रख के सोल्व कर लेना, तो 50 रखेंगे तो 50 इंटू इस वाले में रखेंगे अपन 1 से 51/2। इसमें से घटाएंगे क्या, 1 से 9 तक, 9 तक का मतलब n बराबर 9 रख दूंगा, तो n बराबर 9 रख दूंगा तो 9 इंटू 10/2। अब सोल्व कर लो बेटा, ये 2 से कट गया, ये 25, ये 2 से कट गया तो 5, तो ये कितना आ गया, 25 को 51 से गुणा कर दो, 25 1 25, तो 125 और 2 127, माइनस 9 पंजे 45। अब घटा दो, 5 - 5 0, 7 - 4 3, 2 और 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब बीच में से पूछे ना, आपको कहेगी 25 से लेकर 105 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो आपको पहले तो ये कर लेना है कि n का मान 105, 1 से लेकर 105 तक का निकाल देना। फिर उसमें से घटाना क्या है, 1 से लेकर 25 से पहले 24 पे, तो n बराबर एक बार 105 रख के कर लेना और एक बार 24 रख के कर लेना, और 105 वाले में से 24 वाला माइनस कर देना, तो फिर वो शेष बचेगा, वो 25 से 105 बच जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखो, 101 प्लस 102 प्लस 103 ऐसे 200 तक का योगफल पूछ रहा है, तो कंटिन्यू चल रहे हैं। अब ये चल 1 से नहीं रहेगा, आपको पता है 1 से चलते तो मैं डायरेक्ट 1 से 200 तक का योगफल निकाल लेता। तो पहले क्या करना है मेरे को, 1 से 200 तक का योगफल निकालना है पहले। तो 1 से 200 में से क्या घटाना है, फिर 1 से, अब 101 से पीछे कौन सा रह गया, 100 रह गया ना पीछे वाला, तो 1 से 200 तक का निकाल कर 1 से 100 वाला पीछे का माइनस कर दूंगा, तो 101 से 200 तक का बच जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n+1/2 होता है। इसमें n का मान 200 हो गया, इसमें n का मान 100 हो गया, तो रख दो, 200 रखेंगे तो ये क्या देगा 200, और ये 201 हो जाएगा /2, और इधर 100 रखेंगे तो 100 और 101/2 हो जाएगा। अब सोल्व कर लो, ये 200 कट गया तो ये 100 बच गया, और ये 2 से कट गया तो 50 बच गया आपका। ये कितना आ गया, 2 0 1 0 0 हो जाएगा। ये 50 से हो गया तो 0 5 0 5, घटा दो, 0 में 0 घटाया तो 0, इधर 0 में 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर 0 बच गया, 0 में से 0 गया तो 0, फिर यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो मेरे हर वीडियो को आप शुरू से देखेंगे तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, और कैसे भी कंपटीशन एग्जाम हो आप फाइट कर सकते हैं, चाहे पटवारी की एग्जाम हो, चाहे रीट की हो, पटवारी की हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ये सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली पटवारी की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए आप डेली मेरे वीडियो देखें, और स्टार्टिंग से देखें एक एक वीडियो, तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।